Hello everyone, I welcome you all to the channel UPSC with Nitya Pandey. This is the editorial series where we discuss important editorials from different newspapers. Basic objective of this series is to keep you updated with the current affairs, but the point is कि न्यूज़पेपर में जो current affairs आता है वो या जो एडिटोरियल आता है वो किसी एक डायमेंशन से बात कर रहा होता है, बट इधर पर मैं आपको पूरे डिटेल में उसका फ्रंट और बैकवर्ड लिंकेजेस उसके पूरे एक्सप्लेन करके आपको समझाती हूँ। नाउ 2 to 3 पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज वन कि अगर आपको इस एडिटोरियल एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे। वहां पर डेली मैं इस एडिटोरियल एनालिसिस की पीडीएफ डालती हूँ। सेकंड, क्या आपको इस एडिटोरियल एनालिसिस की पीडीएफ को याद करना है या रिवाइज करना है? तो नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू वॉच दिस एडिटोरियल एनालिसिस डेली ताकि आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें। बट डेफिनेटली आई वुड से वन थिंग कि इसको आप एक ड्राइव में करके रखिए, एक जगह कलेक्ट करके रखिए इन एडिटोरियल एनालिसिस को। और द स्टूडेंट्स स्पेशली हु आर अंडर माई मेंटोरशिप उनको मैं बोलना चाहूंगी कि जब मैं आपको बताऊंगी वैल्यू ऐड करने के लिए, तब I will tell you that how to use this. Okay, so let's begin today's editorial analysis. It's 9th of July. आज मैं दो एडिटोरियल्स लेके आई हूँ एंड द एडिटोरियल्स आर नॉट फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि मैंने वो एडिटोरियल्स रेफर करे बट बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रहे थे, सिमिलर टॉपिक्स पे थे। तो आज ये जो एडिटोरियल है, एक तो बिजनेस लाइन से है विच इज ऑन द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। दूसरा एडिटोरियल जो है वो आई थिंक इट इज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड इट इज ऑन द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ठीक है, सो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इस एडिटोरियल में बेसिकली बात हो रही है क्या क्या चैलेंजेस हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के और क्या नीड थी जो हमें इस तरह की स्कीम लानी पड़ी। जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है, इट इज वेरी कॉमन सेंसिकल। क्यों लाई गई होगी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? ऑब्वियसली क्योंकि शायद गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिस किया होगा कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, जिसके लिए हमें कोई स्कीम लाने की जरूरत है ताकि हम लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। अब इस स्कीम में क्या होगा, देखो आप खुद से सोचो। ओके, डोंट ट्राई टू रट्टाफाई एवरीथिंग। सब कुछ रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ आएगा क्या होगी। एक तो देखो इंसेंटिव मिलेगा एम्प्लॉय करने पे, ठीक है। साथ में अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके पीछे क्या रीजन होगा? क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर स्किल नहीं होगी, तो स्किल सेट देंगे। और क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इश्यूज क्या क्या है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो वो हो सकता है इस स्कीम में। तो इसी तरह से हम इस पे बात करेंगे आज। जो सबसे पहले रीसेंट कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि यूनियन कैबिनेट ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को क्लियर किया है और ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है विद रेस्पेक्ट टू लेबर मार्केट इंटरवेंशंस। ये इसका अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है उसको हम ठीक करें और प्रॉपर वेजेस फॉर्मल जॉब्स को क्रिएट करें। ये एक ऐसे टाइम पर आ रहे हैं जब इंडिया में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, स्पेशली अमंग यूथ। बहुत बड़ा इनफॉर्मल वर्कफोर्स है। इनफॉर्मल वर्कफोर्स वो होता है जहां पर प्रॉपर पेंशन बेनिफिट्स, इंश्योरेंस बेनिफिट्स ये सब नहीं मिलते हैं लोगों को, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। वो एक इनफॉर्मल वर्कफोर्स होती है। फिर स्किल मिसमैच मतलब देखो एकेडमिकली हम कुछ सीख के आते हैं लेकिन इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स हमारे पास नहीं होती हैं जब हम जॉब लेने जाते हैं। तो इस स्किल मिसमैच को ठीक करने की जरूरत है। अगर हम स्टैटिस्टिकली इसकी बात करें तो जैसे पीएलएफएस में बताया गया है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17% से भी ज्यादा है। ऑल्दो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो गया है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 17% से ज्यादा है। इसमें से कोई भी एक डेटा आप याद कर सकते हो अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है, इफ यू वांट टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन। सो एक अनएम्प्लॉयमेंट पे एक डेटा आपके पास तैयार होना चाहिए। देन अगर हम और बात करें तो जैसे कि 65% जो इंडिया की वर्कफोर्स है उसके पास फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। अगर वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग आपके पास नहीं है तो आपका एम्प्लॉयड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्किल सेट आपके पास नहीं है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डिजायरेबल होती है। ओके, बाकी का डेटा आप पढ़ सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेसिकली इट इज जस्ट शोइंग कि कैसे प्रॉपर स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडियन लेबर मार्केट में कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि जॉबलेस ग्रोथ। हम देख रहे हैं कहीं आईएमएफ हमारी इकोनॉमी को फोर्थ लार्जेस्ट बता रहा है, कभी फाइनेंस मिनिस्टर आके बोल रही है कि इंडिया की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है। बट ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका मेजर रीजन तो ये है कि हमारा सर्विसेज सेक्टर ज्यादा ग्रो कर गया है इन कंपैरिजन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही वो सेक्टर होता है जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, तो हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। सो
देन वेज स्टैग्नेशन हो गया है, फॉर्मलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का डोमिनेशन है। 80% से ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में लोगों के पास प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होते हैं। देन प्रॉपर स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, एंड दिस विल अगेन कंटिन्यू इन द विशियस साइकिल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हुए हैं, जैसे कि एआई और ऑटोमेशन की वजह से भी काफी ज्यादा जॉब्स चली गई हैं। अगर मैं इसमें जैसे यूपीएससी इंडस्ट्री में बात करूँ तो एक जॉब होती थी लाइक कंटेंट राइटर। ठीक है, कंटेंट राइटर की बहुत पहले काफी जॉब्स होती थी हर ऑर्गेनाइजेशन में यूपीएससी के। लेकिन ड्यू टू चैट जीपीटी एक्सेट्रा अब कंटेंट राइटर्स की इतनी नीड नहीं है। पहले जो काम 4 लोग कर सकते थे वो अब एक कंटेंट राइटर विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी कर सकता है। तो इस वजह से आप ऐसे इसको लिंक करके समझिए कि कैसे, देखिए एआई की वजह से जो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि लाइक जो काम 4 लोग कर सकते थे अब वही काम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंसान कर पा रहा है, तो 3 लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए। देन फीचर्स क्या क्या है अब इस ईएलआई स्कीम के, तो इसमें देखिए बजट एलोकेशन 1 लाख करोड़ रुपए इसमें एलोकेट किए गए हैं। इट इज टारगेटिंग दैट इट विल क्रिएट 3.5 करोड़ जॉब्स ओवर 2 years, तो काफी बड़ा गोल है। एंड 1.9 करोड़ फर्स्ट टाइम वर्कर्स टू बी ट्रेन्ड ऑन द जॉब। साथ में वेज सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट टाइम वर्कर्स को अप टू ₹15,000 पर मंथ, देन एम्प्लॉयर्स को ₹3,000 पर मंथ पर जॉब क्रिएटेड। तो ये क्या है, एक इंसेंटिव स्कीम है। इंसेंटिव स्कीम का मतलब ही ये होता है कि हम एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय करें। ठीक है, फर्स्ट टाइम वर्कर्स को, या फिर आप इस तरह की स्किलिंग वगैरह देंगे तो हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे फोकस करना है। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब देखो क्या होता है, कई बार जैसे लोग जब जॉब सीखने आए तब जो ट्रेनिंग, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एक्सपैंड करेंगे। और पीएम इंटर्नशिप स्कीम फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स। तो पीएम इंटर्नशिप, इंटर्नशिप मतलब क्या, जैसे कि हम बेसिकली इसी की बात कर रहे हैं कि जो यूथ है उसके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है। तो प्रॉपर स्किल्स कैसे हो सकते हैं, अब कॉलेज में तो इतनी ज्यादा स्किल्स सिखाई नहीं जा रही है, तो व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू इज कि कॉलेज के साथ साथ ही वो लोग इंटर्नशिप करें। ऐसा आप लोगों मतलब मेनी ऑफ यू मस्ट हैव डन दिस एज वेल। देन पॉजिटिव इंप्लीकेशंस क्या होंगे, ऑब्वियसली स्किल मिसमैच ब्रिज हो जाएगा, फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स को सपोर्ट करेगा, जो भी चैलेंजेस होंगे उन सबको एड्रेस कर देगा। उसका ऑपोजिट ही हमारा पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हो जाएंगे, इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी हमारी एक्सेट्रा। बट स्टिल देर आर सम लिमिटेशंस, जैसे कि सिर्फ वेज सब्सिडी पे डिपेंडेंट रहना ही सफिशिएंट नहीं है। हमें इकोनॉमी में रोबस्ट डिमांड क्रिएट करनी होगी। ओके, जब तक किसी चीज की डिमांड नहीं होगी तो उस चीज का लाइक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, या उस चीज की जरूरत ही नहीं होगी, तो कोई एम्प्लॉय क्यों करेगा। सो हमें एक डिमांड क्रिएट करने की भी जरूरत है। देन पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड स्किलिंग है, तो इस पे और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। एआई और ऑटोमेशन थ्रेड के बारे में आपको सोचने की नीड है। इम्प्लीमेंटेशन, देखो इंडिया में क्या होता है कि स्कीम्स तो हम बहुत बड़ी बड़ी लेकर आ जाते हैं, लेकिन मेजर ऑब्स्टेकल आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग। सो उसके लिए प्रॉपर ट्रैकिंग मैकेनिज्म हमें बनाना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या होगा, अगेन ये जो लिमिटेशन है इनका ऑपोजिट क्या, प्रॉपर मॉनिटरिंग करो। ओके, एआई ऑटोमेशन को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। देन क्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस करना है हमें, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ जॉब्स पे नहीं फोकस करना है। हाई प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि सनराइज सेक्टर्स पे आप फोकस करो। ठीक है, जहाँ पे क्वालिटी जॉब्स भी है और क्वांटिटी भी है। लाइक नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलाइन कर सकता है इस स्कीम के साथ। बेसिक हायर एजुकेशन क्वालिटी आप इंप्रूव कर दीजिए, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन बढ़ा दीजिए, तो अपने आप बच्चों तक स्किल्स पहुंच जाएंगी। हम किसी दूसरे देश से भी सीख सकते हैं, जैसे कि जर्मनी का डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल है, वहां से आप सीखिए कि कैसे उन्होंने क्या कहते हैं स्कूल के टाइम पे ही बच्चों को स्किल कर रहे हैं। फिर सिंगापुर का स्किल्स फ्यूचर प्रोग्राम है जहां पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस किया जाता है। शारदा प्रसाद कमिटी ऑन स्किल डेवलपमेंट, उसने भी रिकमेंड किया है कि हमें क्वालिटी ट्रेनिंग पे फोकस करना है, सिर्फ नंबर्स पर नहीं फोकस करना है। प्रॉपर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होना चाहिए। अल्टीमेटली अगर हम ये सब कर पाते हैं तभी हम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है ऑफ क्रिएटिंग एन आत्मनिर्भर भारत उसको अचीव कर पाएंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे, विकसित भारत बाय 2047। अगर हम इन सब चीजों पे फोकस करेंगे तभी ये सारे गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल।
विच इज अबाउट द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है कुकिंग ऑयल्स का। अब अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, सो दैट इज कि हमारी कंट्री से पैसा दूसरे देश में जा रहा है, तो उसकी जगह द एडिटोरियल इज टॉकिंग अबाउट कि एक तो हमारे पास नेशनल मिशन है, साथ में हम खुद ही सेल्फ रिलायंट क्यों नहीं बन जाते, हम इतना ज्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं डिस्पाइट हैविंग हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लैंड है, हमारे पास वर्कर्स हैं, तो हम खुद अपने देश में क्यों नहीं प्रोड्यूस कर लेते हैं, बल्कि हमें खुद एक्सपोर्ट करना चाहिए, हम दूसरे से इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो यही यहाँ पर बात हो रही है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर है एम एडिबल ऑयल्स का। 60% से ज्यादा अपनी नीड्स हम इंपोर्ट करके फुलफिल कर रहे हैं। 16 मिलियन टन अराउंड हमने 2023-24 में ही इंपोर्ट कर लिया, और जिसमें कि सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट शेयर है पाम ऑयल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आपको याद होना चाहिए फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। मेनली कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम पाम ऑयल? मेनली इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट हो रहा है। ओके, तो ये सभी लोगों को याद रखना है। अब इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मिशन लॉन्च किया, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। और इसका आउटले था अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ रुपए का। अब एम देखो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ अपना, क्या एम होगा। अब हम इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये मिशन लेकर आए, तो क्या ही एम होगा इसका? यही एम होगा कि और ज्यादा अपनी कंट्री में एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और स्पेशली पाम ऑयल का बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वही इंपोर्ट कर रहे हैं हम। साथ साथ अब पाम ऑयल इस सब की बात हो रही है, तो फार्मर इनकम बढ़ानी होगी। ओके, स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटीज रिड्यूस करनी है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से तो क्या होता है कि अब अगर प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ठीक है, और हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है, तो उससे हमारी वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ रही है। सो रादर देन दैट आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट बनिए। क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी थी। 27 मिलियन टन कुकिंग ऑयल हम एनुअली जो है कंज्यूम करते हैं, लेकिन 60% तो इम्पोर्ट। अब देखो, इसकी जगह अगर हम यही तेल अपने देश में बनाना शुरू कर दे, तो देखो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, फिर लाइक ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन, तो बेनिफिट ही बेनिफिट है इसका। ओके, साथ में देखो क्या होता है, जियो पॉलिटिकल टेंशन, लॉजिस्टिक डिसरप्शन एक्सेट्रा, वोलेटाइल ग्लोबल मार्केट, इस सबसे फूड सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। अगर सपोज करो प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, प्राइस बढ़ गया, तो हमारी कंट्री में भी इन्फ्लेशन आएगा। अब इसी की जगह आप अपने ही देश में बना रहे हो, तो इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं। पाम ऑयल पे हैवी डिपेंडेंसी है हमारी, सो उसके लिए देन डोमेस्टिक ऑयल सीड सेक्टर निग्लेक्ट हो गया, तो उसको रिवैम्प करने के लिए विद इन आवर कंट्री हम मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इस सब की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, प्राइस इंसेंटिव्स पे ध्यान दें, प्रॉपर सप्लाई चेन्स पे ध्यान दें, इसलिए इस मिशन की नीड थी। देन ऑब्वियसली फार्मर इनकम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यही तेल अपने देश में बनाएंगे, तो हमारे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। और पाम ऑयल पे ज्यादा फोकस क्यों है? क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। 4 से 10 गुना ज्यादा ऑयल देता है ये पर हेक्टर इन कंपैरिजन टू अदर ऑयल सीड्स, जैसे कि ग्राउंडनट, सोयाबीन, इन सब के कंपैरिजन में इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ये एक ल्यूक्रेटिव क्रॉप है फार्मर्स के लिए। ओके, नाउ की फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे 11,000 करोड़ रुपए का, जहां पे जैसे कि प्लांटिंग मटेरियल, मेंटेनेंस। तो अब अगर हमें अपने फार्मर्स को प्रमोट करना है कि भाई आप लोग हमारे देश में ही पाम ऑयल हम बनाएंगे, ठीक है, इसका आप इसको एग्रीकल्चर करिए, इसको ग्रो कीजिए, तो हमें उन्हें पहले सपोर्ट करना होगा। सो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, कि प्रॉपर हम आपको दे रहे हैं सब कुछ, आप अपने ही देश में बनाओ, फार्मर इनकम बढ़ाएंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे। ओके, लैंड क्लियरिंग, फेंसिंग, इन सब की हम आपको दे रहे हैं असिस्टेंस। देन नॉन फॉरेस्ट और लो वैल्यू एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि जो पाम ऑयल है वो आराम से डिग्रेडेड लैंड पे ग्रो हो जाता है, तो इसलिए हम उस पर क्या कहते हैं ज्यादा फोकस करेंगे, रादर देन कि ऑलरेडी जो हमारे पेड़ हैं उनको काट कर हम पाम ऑयल ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंटल गोल्स के भी अगेंस्ट हो जाता है। फार्मर्स को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आपका क्या कहते हैं लोकलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, नर्सरीज डेवलप करेंगे, इंटरक्रॉपिंग मॉडल्स, मार्केट एक्सेस, और वी विल इंश्योर कि उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले। स्किल और ट्रेनिंग करेंगे कि कैसे और ज्यादा से ज्यादा इसमें हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल, मतलब इस तरह से एग्रीकल्चर किया जाए कि वो एनवायरमेंटल गोल्स के साथ भी अलाइन हो। इसका टारगेट जो है उसको एक्सपेंशन की बात हो रही है, जैसे कि 2.8 लाख हेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि और ज्यादा से ज्यादा हमको ग्रो करना है। और ट्रिपल पार्टनरशिप मॉडल पर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और फार्मर्स सब मिलकर इसकी एफिशिएंट प्रोक्योरिंग और प्रोसेसिंग पे वर्क करेंगे। अब इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशंस क्या होंगे? इसको देखने के पहले यू टेक 2 मिनट्स एंड लाइक थिंक, ब्रेनस्टॉर्म कि क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हो जाएंगे। खुद से आप सोचने की कोशिश कीजिए क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशंस होंगे।
चलिए, तो देखिए इसके क्या क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशंस हो जाएंगे। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, एनवायरमेंटल गोल्स के साथ भी क्या कहते हैं अलाइन कर रहे हैं, तो ये सब बेनिफिट्स इसके हो जाएंगे। ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो जाएगा, फार्मर इनकम, रूरल एम्प्लॉयमेंट, मोस्टली रूरल रिमोट एरियाज में ही एग्रीकल्चर होता है तो वो बढ़ जाएगा। एनवायरमेंटली कॉन्शियस है, ठीक है। अब देखो, आप लोग समझिए, कोई याद करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ठीक है, लॉजिक से कॉमन सेंस से सीखेंगे। अब आप लोग एक चीज समझिए, रोज रोज ये चीजें पढ़ेंगे, रोज रोज इसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, समझेंगे, तो अपने आप लोग पॉइंट्स क्रिएट कर पाएंगे ना मेंस एग्जाम में। सो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन सो मच ऑफ रट्टाफिकेशन, ठीक है, समझने की कोशिश करो चीजों को। चैलेंजेस क्या क्या है, तो एक चैलेंज हो गया इसका एनवायरमेंटल रिस्क, जैसे कि क्या हो रहा है, पाम ऑयल कल्टीवेशन से सॉइल डिग्रेड हो जाता है, वाटर स्ट्रेस और बायोडाइवर्सिटी लॉस। कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, इन्होंने मैसिव डिफोरेस्टेशन फेस किया है। क्यों? अब मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको क्या हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करने से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ काटो, पाम ऑयल उगाओ भाई, इससे हमारी कंट्री की इनकम हो रही है। लेकिन इंडिया इस पे ध्यान दे रहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो डिग्रेडेड लैंड पे इसको उगाएंगे। फार्मर्स की हेजिटेंसी है क्योंकि 3 से 4 साल लग जाते हैं फर्स्ट ईल्ड के लिए, तो तब उस 3 से 4 साल में वो फार्मर क्या करेगा, क्योंकि उसकी तो फर्स्ट ईल्ड 3 से 4 साल बाद आ रही है। सो इसलिए फिर वाटर यूज और मार्केट अनसर्टेनिटीज की वजह से भी फार्मर्स को कंसर्न है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, क्योंकि अब काफी फार्मर्स को पता ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई मिशन भी लॉन्च कर दिया है हमारे लिए। लैंड रिकॉर्ड इश्यूज, टेनेंसी प्रॉब्लम्स, तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। देन प्राइस वोलेटिलिटी, अगर जैसे देखो प्राइस फ्लक्चुएशन की हम बात कर रहे हैं, मेनली हम क्या कहते हैं, पाम ऑयल अपने देश में तो यूज करेंगे ही, लेकिन साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे, ग्लोबल प्राइस क्रैशेस एक्सेट्रा, ये सब फार्मर्स को स्टिल अफेक्ट कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा कि हम दूसरे देश से सीखें, जैसे कि मलेशिया का पाम ऑयल रिसर्च एंड प्रोसेसिंग मॉडल, लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है अभी हमारी कंट्री में, तो उसके लिए हम मलेशिया से सीख लेते हैं। देन कम्युनिटी सेंट्रिक पाम ऑयल मॉडल, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंडोनेशिया से। फिर एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स हमको चाहिए, जैसे कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी है लैंड यूजेस की, ताकि इंडोनेशिया की तरह हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन ना हो जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट पे वर्क करेंगे। फार्मर सेंट्रिक रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, ताकि फार्मर कंसर्न्स एड्रेस हो, प्रॉपर उनको क्रॉप इंश्योरेंस मिले, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हो, विमेन लेड एसएचजीज हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो। अवेयरनेस और एजुकेट करने की जरूरत है, उनको बताएं कि कैसे मॉडल प्लांटेशंस बन सकते हैं, फार्मर्स को इन्फॉर्म करें अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन टेक, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। तो एडिबल ऑयल सिक्योरिटी जो है वो कोई इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है, बट एक स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव है। कैसे? क्योंकि फार्मर की इनकम भी बढ़ रही है, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो रही है, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा मिशन है, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मर सेंट्रिक ब्लूप्रिंट है, ताकि हम इंडिया को शिफ्ट कर सके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर से टू अ सेल्फ रिलायंट प्रोड्यूसर। अगेन दिस अलाइंस विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ आत्मनिर्भरता, जहां पर जैसे सेल्फ रिलायंस जो है वो सिर्फ एक गोल नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, ताकि हम इकोनॉमिक सोवरेनिटी, फार्मर वेलफेयर और एनवायरमेंटल रेजिलियंस को अचीव कर सकें। सो आई होप you all like this editorial analysis. Thank you for watching this video. Keep working hard and stay consistent.